शिक्षण के लिए अध्यापक, अधिगमकर्ता और ठीक है खाली स्थान है का होना जरूरी है। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सहायक सामग्री, कक्षा। ठीक है। प्रशिक्षण के लिए किसका होना जरूरी नहीं है? ठीक है, ऑप्शन बोल रहे हैं अध्यापक, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सहायक सामग्री। बताइए। आप लोग बताओ। क्योंकि प्रशिक्षण में प्रशिक्षक होगा, अध्यापक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अध्यापक हो जाएगा इसमें। शिक्षण एक प्रक्रिया है, सउद्देश्य, विषय निर्भर, व्यवहारिक, मानसिक। सउद्देश्य। ठीक, तो हम लोगों ने बात करी थी कि सउद्देश्य प्रक्रिया है। इसके बाद है शिक्षक प्रशिक्षण में खाली स्थान है को अधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण में मतलब खाली स्थान को अधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण कौशल, शिक्षण अभ्यास, शिक्षक, किसको महत्व दिया जाता है? तुम बताओ। शिक्षण कौशल ही होगा। शिक्षण कौशल में शिक्षण कौशल को अधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षण की प्रथम अवस्था में 3 अवस्थाएं बताई थी। जैसे शिक्षण की प्रथम अवस्था में खाली स्थान है को अधिक महत्व दिया जाता है। नियोजन, शिक्षण, मूल्यांकन, अभ्यास। दोबारा सुनो। शिक्षण की प्रथम अवस्था में, शिक्षण प्रथम अवस्था क्या करते हैं? शिक्षण की जो 3 अवस्थाएं हैं भाई, पहली अवस्था है शिक्षण से पहले की शिक्षण, फिर शिक्षण के बाद की। शिक्षण की पहली अवस्था में हम करते क्या है? आप शिक्षण जब करने जाते हो क्लास में तो करते क्या हो? पहले समझ ही नहीं पा रहे। आप तैयारी करके जाते हो, तो तैयारी करके जाते हो तो प्लान बना के जाते हो। तो पहला हो गया प्लानिंग, नियोजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और रही अगर शिक्षण की द्वितीय अवस्था अगर हो तो क्या हो जाएगा चारों ऑप्शन में से? दोबारा ऑप्शन बोल दे रहे हैं। नियोजन, शिक्षण, मूल्यांकन, अभ्यास। नियोजन, शिक्षण, मूल्यांकन, अभ्यास। ठीक है। ठीक, ठीक है। तो पहले में नियोजन हो जाएगा, दूसरे में शिक्षण हो जाएगा। तीसरी अवस्था होगी तो नहीं, मूल्यांकन। मूल्यांकन हो सकता है कि अभ्यास के माध्यम से हो, लेकिन जब दोनों चीजें हैं तो मूल्यांकन ही मानेंगे। हमारा लास्ट वाले स्टेज का मतलब ही होता है मूल्यांकन। भाई पहली स्टेज में क्या करते हैं? नियोजन, दूसरी में शिक्षण, तीसरी में मूल्यांकन। अब मूल्यांकन कैसे करेंगे? मूल्यांकन की क्या तकनीकें होंगी, क्या तरीके होंगे? मौखिक करेंगे, लिखित करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, क्विज करा के करेंगे, कैसे करेंगे? ये मतलब अलग अलग तरीका उसका हो जाएगा। इसके बाद है शिक्षण की द्वितीय अवस्था को कहते हैं शिक्षणावधि काल, मूल्यांकन काल, नियोजनवधि काल, शिक्षण अभ्यास काल। ठीक है, शिक्षणावधि हो जाएगा। इसके बाद है अधिगम व्यवहारों के खाली स्थान है हेतु पुनर्वलन का प्रयोग किया जाता है। अधिगम व्यवहारों के खाली स्थान हेतु पुनर्वलन का प्रयोग किया जाता है। स्थायीकरण, विकास, निर्माण, विरूपण। अधिगम व्यवहार, ठीक है, अधिगम व्यवहार यानी कि लर्निंग बिहेवियर के खाली स्थान है हेतु पुनर्वलन का प्रयोग किया जाता है। पुनर्वलन का, रिफोर्समेंट, हमें लग रहा है तीनों लोगों को भी पता होगा।
हम लोग बात कर चुके हैं इसकी। तो किसके लिए किया जाता है? हम जो पढ़ा रहे हैं उसका क्या चीज हो, स्थायीकरण हो, विकास हो, निर्माण हो, विरूपण हो। उसका मतलब एक तरीके से हो जाएगा कि एक तरीके से कंफ्यूज होना, संदेह की स्थिति, विरूपण मतलब ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, डेवलपमेंट तो ओवरऑल ओवरऑल तो डेवलपमेंट ही होगा फाइनली। लेकिन जो आपने पुनः बलन दिया, जैसे हमने आपको बताया कि हमने अचानक से शाबाश वेरी गुड या उद्दीपन कौशल जैसे उस दिन बताया था हमने, तो वो करने से जो शिक्षण है, शिक्षण व्यवहार है पर्टिकुलर, वो क्या होगा, उसका स्थायीकरण होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा वो चीज। आधुनिक अध्यापक के लिए किसका ज्ञान अपरिहार्य है? संगणक, शिक्षण कला, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री। बताओ। संगणक, संगणक तो है ही है। आधुनिक अध्यापक के लिए किसका ज्ञान अपरिहार्य है, मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है संगणक यानी कि कंप्यूटर, शिक्षण कला टीचिंग टेक्नोलॉजी, शिक्षण विधि टीचिंग मेथड्स, और सहायक सामग्री मटेरियल एड्स। टीचिंग मेथड, संगणक बहुत बारीक बारीक से अंतर है। शिक्षण विधि भी हो सकता है, संगणक भी हो सकता है, भाई मॉडर्न हमने बात करी है। सहायक सामग्री भी हो सकती है, हमने मॉडर्न बात करी है। शिक्षण कला भी हो सकती है। लेकिन इन तीनों का ही प्रयोग वही शिक्षक अच्छे से कर सकता है जिसके अंदर टीचिंग टेक्नोलॉजी है। मतलब शिक्षण कला इज मोर इंपॉर्टेंट देन संगणक, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री। भाई सहायक सामग्री हमारे पास है, सहायक सामग्री प्रयोग करने की कला ही नहीं हमारे पास है। कंप्यूटर हमें आता है लेकिन कंप्यूटर का हम प्रयोग कर ही नहीं पा रहे, तो वो टीचिंग टेक्नोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी शिक्षण के लिए। ठीक है, आप लिख लीजिए शिक्षण के अतिरिक्त कार्य। मतलब शिक्षण के दौरान शिक्षण के कुछ अतिरिक्त कार्य भी होते हैं, वो आप लिख लीजिए। शिक्षण, शिक्षण शिक्षण की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली शिक्षक के लिए ही होगा वैसे तो, लेकिन हम लोग शिक्षण शब्द ही प्रयोग करेंगे बार बार क्योंकि शिक्षण पढ़ रहे हैं। इसमें नोट करिए, शिक्षण की अवस्थाओं के आधार पर, शिक्षण की अवस्थाओं के आधार पर निर्दिष्ट कार्य औपचारिक कार्य भी कहलाते हैं। निर्दिष्ट कार्य मतलब इंस्ट्रक्शनल वर्क, औपचारिक कार्य भी कहलाते हैं, फॉर्मल वर्क भी कहलाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग औपचारिक रूप से क्योंकि इनका प्रयोग औपचारिक रूप से शिक्षण की प्रक्रिया को व्यवस्थित, शिक्षण की प्रक्रिया को व्यवस्थित एवं संचालित करते समय ही विशेष रूप से किया जाता है। संचालित करते समय ही विशेष रूप से किया जाता है। इसके साथ ही शिक्षण के कुछ अनौपचारिक कार्य भी होते हैं। नीचे बोले वो शिक्षण के कुछ अनौपचारिक कार्य भी होते हैं, जैसे पॉइंट वाइज लिखते जाइए डैश करके। पहला पॉइंट है छात्र अनुक्रियाओं को प्रारंभ तथा चालित करना। छात्र अनुक्रियाओं को प्रारंभ तथा चालित करना।
तथा आवश्यकतानुसार दिशा निर्देशन और प्रोत्साहन प्रदान करना। तथा आवश्यकतानुसार दिशा निर्देशन और प्रोत्साहन प्रदान करना। इसके बाद लिख लीजिए नेक्स्ट, स्वतंत्र दिशा निर्देशन और प्रोत्साहन प्रदान करना। सेकंड लिख लीजिए, स्वतंत्र अधिगम परिवेश, स्वतंत्र अधिगम परिवेश एवं विविधता युक्त परिस्थितियों का सृजन करना। विविधता युक्त परिस्थितियों का सृजन करना। नेक्स्ट लिख लीजिए, तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन नेक्स्ट है, पीछे वाला छोटा है क्या? तार्किक चिंतन कौशल तथा व्यवहारगत दक्षता की प्राप्ति हेतु, व्यवहारगत दक्षता की प्राप्ति हेतु स्वतंत्र अध्ययन, अनुभव, ग्रहण, अनुभव ग्रहण तथा अभ्यास आदि के लिए अवसर, अपॉर्चुनिटी और मार्गदर्शन प्रदान करना। अवसर और मार्गदर्शन प्रदान करना। नेक्स्ट लिख लीजिए, वैयक्तिक विभिन्नता, वैयक्तिक विभिन्नता अधिगम की आवश्यकताओं, वैयक्तिक विभिन्नता अधिगम आवश्यकताओं में अंतर को स्वीकार करते हुए, में अंतर स्वीकार करते हुए आवश्यकताओं में अंतर को स्वीकार करते हुए अनुरूप अधिगम अनुभवों की संरचना, अनुरूप अधिगम अनुभवों की संरचना तथा प्रस्तुतिकरण करना। नेक्स्ट लिख लीजिए, शिक्षण योजना, टीचिंग प्लानिंग, शिक्षण योजना, व्यूह रचना, व्यवस्थापन आदि में, व्यवस्थापन आदि में निरंतर परिवर्तन करते हुए उत्साहपूर्ण, सौहार्द युक्त तथा मैत्रीय संपन्न वातावरण का निर्माण करना। मैत्री संपन्न वातावरण का निर्माण करना। इसका लिख लीजिए नेक्स्ट, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों, को करिकुलर एक्टिविटीज के संचालन के माध्यम से, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व के भावात्मक तथा अन्य पक्षों को भी विकसित करने के लिए प्रयत्न करना। अब बताओ आप लोग क्या होती है को करिकुलम एक्टिविटी? विकसित करने के लिए प्रयत्न करना। क्या होता है बताओ?
तो करिकुलर एक्टिविटी क्या होता है? और भी सरल कुछ चीजें हैं इसमें, वो भी तो बताओ। आप बताओ, आप काफी दिन बाद आई हैं, लग रहा है घूमने चले गए थे। सर्दी भी तो बहुत इस बार हो गई, अभी 2-3 दिन से तो सही है। आप क्या नाम है? दीपाली, नाम ही नहीं याद। इन लोगों को तो याद होगा, दोनों लोगों हो जाएगा याद, आते रहेंगे तो याद हो जाएगा। आप बताओ, पाठ साइकिल में क्रिया क्या होती है? क्योंकि आपको तो बताया होगा मैंने। आपको डेफिनेशन बताई थी करिकुलम की। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं लगाया जा सकता है जो कि एक कक्ष में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसमें अनुभवों की वह संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित होती है जो विद्यालय के मैदान, प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, भ्रमण आदि के माध्यम से बालक प्राप्त करता है। इस प्रकार से बालक का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम बन जाता है। ये डेफिनेशन है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की। बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। इसमें ये निकल के आता है कि पाठ्यक्रम तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी गतिविधियां हैं कुछ, जैसे कि खेल हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, भ्रमण हो गया, या हम लोग एनएसएस के माध्यम से मतलब कोई भी कम्युनिटी वर्क करना, किसी भी तरह का साथ मिलके मतलब घास हटाना या कोई सफाई करना, कोई भी चीज इस तरीके की हो सकती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जितना भी एनसीसी है, एनएसएस है, और जो कुछ भी इस तरीके की गतिविधियां होती है, भाई स्पोर्ट डे मनाया जाता है या कुछ डेज हम लोग मनाते हैं, तो कुछ भी हम करते हैं तो उसका हमारा जबकि पढ़ाई से हो सकता है संबंध ना हो। 26 जनवरी 15 अगस्त मना रहे, सेलिब्रेट कर रहे, डांस कर रहे, गाना कर रहे, सब कुछ कर रहे, तो हम जो डांस कर रहे हैं तो उससे हमारी नेचुरल जो मतलब टेंडेंसी है, जो हमारी प्राकृतिक नेचुरल जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, उनको बाहर आने का मौका मिलता है। हमें पता ही नहीं है कि भाई बच्चा पढ़ने में कैसा है, वो तो ठीक है, उसके अलावा तो ये भावात्मक एक जो डेवलपमेंट बच्चे का है वो उसी से होता है। बच्चा हो सकता है बहुत अच्छा बोलता हो, तो जब कभी हम ऐसा कोई कार्यक्रम कराएंगे, भाषण होगा, तभी तो पता चलेगा। कोई गाना हो सकता है अच्छा गाता हो, अब ये ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा रुचियों का विकास होता है हमारे उसमें ह्यूमन टेंडेंसी में, कि अगर ये पूछा जाता है अच्छा कौन कौन गा लेता है, अच्छा कौन कौन, तो बच्चे सोचते तो बहुत सारे रहते हैं कि यार हम तो गा लेते हैं, लेकिन हम कैसे कहें, हम गलत तो गा लेते हैं, हम अच्छा गा नहीं पाते या डांस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो आगे आते हैं सामने। तो यही जो है, यही पाठशागामी क्रियाएं हैं, और यही पाठशागामी जो हम लोग अन्य गतिविधियों की बात कर रहे हैं, तो यही वही सब गतिविधियां हैं अन्य, कि शिक्षण के अतिरिक्त शिक्षक को ही उसका, भाई किसी ने अगर कोई अगर खेल का अगर आया है, तो वो जो अगली क्लास होगी या जो भी पढ़ेगा, तो उसका मानसिक रूप से उसका मतलब डेवलपमेंट, मानसिक विकास अच्छे तरीके से उसका हो रहा है, क्योंकि वो खेल के आया है, तो खेल में रुचि, आनंद, उत्साह, ये सारे एक्टिविटी उसके अंदर पहले से ही हो गई। भाई खेलना क्या है कि खेलने में थकान नहीं होगी, पढ़ने में वही थकान होगी। भाई अगर आप अपने मन का कुछ अगर खेल रहे हो, वही आप पिक्चर और मूवी का 3-4 घंटे देखते रहो, किताब का खोल गई तो 15 मिनट बाद ऐसी नींद और ऐसे दिक्कत होती है, नींद ना आ रही, सबसे अच्छा तरीका है थोड़ी किताब तुम खोल लो, और वही तुम यूट्यूब के शॉर्ट्स या किसी के वीडियो देखते रहो, तो उसका अंत नहीं है, मतलब नींद तुम्हें आ रही होगी तभी नींद नहीं आएगी, मतलब लगता है बस आखिरी। तो ह्यूमन टेंडेंसी कुछ ऐसी है। तो वही पाठशागामी क्रिया है कि हम बच्चों को कुछ ऐसा कराए ना कि बच्चे अगर डांस कर लेते हैं, बच्चे अगर गा लेते हैं, बच्चे अगर कुछ भी भ्रमण पे कहीं जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये बच्चे का भावात्मक विकास करती हैं, बच्चे का मानसिक विकास तो करती हैं, क्योंकि रुचि, उत्साह, आनंद, ये सब उसको प्राप्त हो जाता है। जब उसको ये प्राप्त हो जाता है तो वो पढ़ाई के लिए और तत्पर होता है और अच्छा लगता है। भैया जो खेलते हो तो खेलने के बाद क्या, मतलब खेलते समय भी अच्छा लगता है, खेलने के बाद भी अच्छा लगता है कि हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो गया बिल्कुल, जबकि उसमें शारीरिक आप श्रम कर रहे हैं। भाई बैडमिंटन खेल रहे मान लो, सपोज दैट
तो आप शारीरिक श्रम कर रहे हैं, लेकिन मन को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा फील होता है उस टाइम। तो उसके बाद फिर और ये शिक्षण की और अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि भाई बच्चे को अगर हम 8 पीरियड अगर क्लास में अगर लग रहे हो, 8 पीरियड में अगर लगातार बस पढ़ाई चल रही, पढ़ाई चल रही, पढ़ाई चल रही, बच्चा कमर भी नहीं सीधी कर पा रहा, उठ भी नहीं पा रहा, पानी भी नहीं पी पा रहा, 15 मिनट को उसी में लंच बीच में कर दिया, फिर उसमें पढ़ाई हो रही। तो ये पढ़ाई का तरीका जो है अच्छा है खराब है ये तो विषय नहीं है, लेकिन ये जो पाठ्यगामी क्रियाएं ये जरूरी है कि बीच बीच में कराई जानी चाहिए। कम से कम एक पीरियड उसका ऐसा हो गया, एक पीरियड पाठ्यगामी क्रियाओं का ही है, बीच में है। तो पांचवा पीरियड, अगर 8 पीरियड लगते हैं, पांचवा पीरियड मान लीजिए पाठ्यगामी क्रियाओं का, जिसमें खेल होगा या उसमें सांस्कृतिक कुछ कराया जाएगा, तो बच्चे उसके लिए एक्साइटेड होंगे, उनको अच्छा लगेगा। इसमें लिखा हुआ क्रियाकलापों के संचालन के माध्यम से अधिगमकर्ताओं या छात्रों के व्यक्तित्व के भावात्मक तथा अन्य पक्षों को भी विकसित करने के लिए प्रयत्न करना। तो अन्य पक्ष उसके वही हो गए, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, ठीक है, सामाजिक, क्योंकि भाई वो खेल खेलेगा या कुछ भी करेगा तो उसमें सोशल डेवलपमेंट भी उसका होगा, सामाजिक विकास भी होगा। कोई भी खेल खेलेगा उसकी एक टीम अपनी होगी, कोई भी डांस ग्रुप डांस करेगा, कुछ करेगा, उसकी एक टीम अपनी होगी, तो उससे सामाजिक विकास होगा, तो उससे नैतिक विकास होगा, सारे विकास से जुड़े हुए हैं। एक और लिख लीजिए, लास्ट है। छात्रों में मूल्य नैतिकता तथा आदर्श चारित्रिक योग्यताओं को संवर्धित करने के लिए प्रयत्न करना। संवर्धित का मतलब है बढ़ाना। मूल्य नैतिकता तथा आदर्श चारित्रिक योग्यताओं को संवर्धित करने के लिए प्रयत्न करना। हाँ, डेवलप भी, विकसित करना हो गया वही। टू लीड आउट हो जाएगा, धक्का देना हो जाएगा, आगे बढ़ाना हो जाएगा, खींचना हो जाएगा, मतलब वो सारी चीजें उसी से हैं। अपलिफ्ट करना हो जाएगा। व्यूह रचना का मतलब है कि हम मतलब कोई भी काम हम करें तो उससे पहले कि उसकी एक रणनीति तैयार कर लें। व्यूह रचना का मतलब जैसे कि चक्रव्यूह बनाया गया था महाभारत में, तो वो एक व्यूह रचना थी। तो हम किसी प्रकार के शिक्षण को करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए व्यूह रचना का निर्माण एक तरीके से वो उद्देश्य ही होते हैं हमारे। बस उन उद्देश्यों को, उद्देश्य हमने बना ली, उन उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाए उसके लिए एक पूरी संरचना तैयार करना। ठीक है, जैसे कोई प्रधानमंत्री आते हैं, कुछ आते हैं, तो ये लोग पूरा व्यूह रचना पूरी बना लेते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ मिलना है, कहाँ क्या करना है, तो वो रणनीति पहले से तैयार कर लेना ही व्यूह रचना है। ठीक है, प्लानिंग ही है, मतलब प्लानिंग ही है। प्लानिंग का सेकंड, प्लानिंग एक बृहद शब्द है। प्लानिंग के अंतर्गत हम उद्देश्य बनाएंगे, हम व्यूह रचना बनाएंगे, उसको किस तरीके से क्या करना है ये सब करेंगे, तो प्लानिंग के अंतर्गत ही आ जाएगा मतलब व्यूह रचना। भाई व्यूह रचना का मतलब सीधे सीधे ये समझ लीजिए, क्लास में हम गए हैं तो क्लास में हमने क्या क्या एक्टिविटी करनी, क्या क्या होना, हम लोग लेसन प्लानिंग में लिखते ही हैं कि भाई इस विधि से पढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका आंसर ये होगा। तो ये व्यूह रचना ही है पूरी सब कि हम जो प्लानिंग करके जा रहे हैं, ये व्यूह रचना है। ठीक है, तो निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, कौन बताएगा?
बताओ दीपिका। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण अंग्रेजी बता दे रहे हैं। क्लिनिकल क्लिनिकल टेस्ट और डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल टेस्ट क्या होगा बताओ। ये क्या है, प्रॉब्लम है उसका समाधान, ये क्या चीज निदानात्मक है कि उपचारात्मक है? उपचारात्मक है। कोई समस्या है उसका समाधान। अब बताओ पाशवी। तो उसकी प्रॉब्लम को क्लियर करते हैं किसमें? बताओ, उल्टा बता रही कि सही बता रही? क्या बता रही हैं अब हिंदी में बताओ। निदानात्मक बता रही हैं कि उपचारात्मक, क्या बता रही हैं? निदानात्मक में क्या होगा? हो सकता है फर्स्ट फेज में किसी बच्चे को 90% आया होगा, लेकिन उनमें से कुछ ना कुछ बच्चे हों जिसमें फिर से 10% उनको आया, तो कुछ इशू हुआ होगा। फिर हम लोग उनसे पूछते हैं हाँ भाई क्या हुआ। तो जो पूछते हैं ये क्या है? वेरी गुड, ये क्या है? ये निदानात्मक है। ठीक, निदानात्मक हो गया। अब फिर उपचारात्मक, हाँ बताओ। हमें आवाज नहीं आ रही या वर्ड नहीं समझ में आ रहा था, इंग्लिश में भी कुछ इशू हो रही थी, तो फिर हम उनको वो चीज बता देंगे, या फिर बहुत ज्यादा कोई रेयर में दिक्कत होगी तो फिर उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। वेरी गुड सर, वो हो जाती है। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। तो यानी कि इनका बिल्कुल बताना सही है कि मतलब हम तो सीधे सीधे एक लाइन में समझते हैं कि कमियों को जानना ही निदान करना है। मतलब निदान का मतलब ही जानना है, कमियों को जानना। मतलब एक लाइन याद कर ले, फिर हम एक्सप्लेन तो कर ही सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी है हम क्वेश्चन कर पाएंगे। निदानात्मक में कमियों को जानना, उपचारात्मक में उन्हीं कमियों को दूर करना। डायग्नोसिस, हाँ क्लिनिकल हो जाएगा। मतलब अंग्रेजी में थोड़ा सा भिन्नता आ रही थी, इसीलिए हमने कहा। और बाकी उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? हाँ, फिर हमने पढ़ाने के बाद फिर हम टेस्ट भी करेंगे, मतलब वो एग्जाम अचीवमेंट 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 टेस्ट। हाँ बताओ क्या होगा? थोड़ा इनको जितनी भी पढ़ाई करते जाओ उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव लेवल में उसको सोचते भी जाओ, तभी फायदा होगा। हाँ, हमने पढ़ा लिया, इसके बाद कोई भी टॉपिक फिर हम उसको टेस्ट आउट करेंगे कि कहाँ तक कितने कितने बच्चों को किस किस पढ़ाई की, जो जो क्वेश्चन हम जैसे सर आप कर रहे हैं ये भी एक अचीवमेंट टेस्ट ही है। नहीं तो उसको टेस्ट क्यों नहीं बोल रहे, अचीवमेंट टेस्ट क्यों बोल रहे? बोले उपलब्धि परीक्षण क्यों बोल रहे, इसका क्या मतलब? कितना अचीव किया, जैसे आपने हम लोग को पढ़ाया तो हम लोग को कितना समझ में आया और कितना कर सकते। आप कॉन्सेप्ट दोनों लोगों का ठीक है, बस बताने का तरीका थोड़ा हो सकता है। भाई हमने क्या किया, शिक्षा के उद्देश्य से बनाए। मतलब हमने क्या बनाया, शिक्षा के उद्देश्य जो भी होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या शिक्षण की जो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही चीज है जीवन में, हम कोई भी काम करते हैं तो उद्देश्य जरूर बनाना पड़ता है। आप क्या अलार्म लगाते हो या कुछ भी काम करते हो, दिमाग में सेट रहता होगा इतने बजे जाना है, तो वो एक उद्देश्य है आपका, क्या है पहुंचना। एक उद्देश्य क्या है कि कैसे जाएंगे, तो उद्देश्य तो जीवन में आप कोई भी काम करते हो उद्देश्य तो बनाना ही पड़ता है आपको। आप बाजार से सब्जी भी लेने जाओ तो आपको दिमाग में सेट होता है कि हम किस गली से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, क्या कैसे क्या करना है, और उसके बाद क्या क्या लाना है, क्या क्या होना है। उद्देश्य तो आप बनाते ही जीवन में कुछ भी करते हैं, तो उद्देश्य तो हम शिक्षण के क्षेत्र में भी हो गए। बस शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा के उद्देश्य बहुत व्यापक, जो व्यापक वाली जो प्रवृत्ति बताई थी, शिक्षा के उद्देश्य व्यापक होते हैं, शिक्षण के उद्देश्य संकुचित होते हैं। बस शिक्षण का उद्देश्य हम क्लास लेवल तक की जो बात करेंगे, हम क्लास के अंदर किसी बच्चे को शिक्षा के व्यापक उद्देश्य थोड़ी ना, शिक्षण के उद्देश्यों के माध्यम से, छोटे छोटे उद्देश्यों के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति पर हम लोग बढ़ते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम शिक्षण करते हैं, मतलब ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण करते हैं अकॉर्डिंग टू एम एंड ऑब्जेक्टिव।
अकॉर्डिंग टू एम एंड ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं, शिक्षण करते हैं। अब हमारे उद्देश्य मान लो 100% था, टीचिंग हमने 100% करी कि नहीं करी, ये हमें कैसे पता चलेगा भाई, हम टीचर का भी तो मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, मान लो 100% हुआ, हमने मान लिया 100% ही हुआ। अब जो उद्देश्य हम लेके चले थे कि 6 से कक्षा 6 से और 8 में, या बोल सकते हैं हम सीधे कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे 2008 तक शिक्षित हो जाएंगे, ऐसा सब शिक्षा अभियान में बोला गया था। सारे बच्चे हो जाने चाहिए, सारे बच्चे हो जाते तो साक्षरता हो जाती। हम तो उसको साक्षर ही मानते हैं, जिसने भी कक्षा 4-5 तक पढ़ लिया कर लिया। और उसके बाद ये था कि जो शिक्षा की दर है वो बढ़ेगी परसेंटेज उसकी, लेकिन वो उस रेशियो में नहीं बढ़ी जो हमने सोची थी। तो ये उद्देश्य था हमारा, उद्देश्य के अकॉर्डिंग हमने योजना बनाई, उस योजना के अकॉर्डिंग जो हमने पाठ्यक्रम तैयार किया, उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो है टीचर को ट्रेनिंग दी गई, और उस टीचर ने जैसी ट्रेनिंग दी उसके अकॉर्डिंग से शिक्षण किया। लेकिन जैसे उद्देश्य थे ठीक वैसी योजना बनी, जैसी योजना बनी ठीक वैसा ही प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाया गया, जैसा पाठ्यक्रम बनाया गया उसके अकॉर्डिंग ठीक वैसी ही टीचिंग मेथोडोलॉजी डेवलप करेगी। मतलब टीचर भाई जैसे बीएड का स्टूडेंट है तो हमने बताया कि बीएड में टीचर नहीं होता है, बीएड में पढ़ाने के लिए वो होता है ट्रेनर। ठीक है, हम लोग टीचर बोलते हैं, वो ट्रेनर होता है, क्योंकि शिक्षक तो आप हो, आप बनने जा रहे हो। तो उसमें कहीं ना कहीं तो भिन्नता आई होगी परसेंटेज को जो हम लेके चले, जब पूरा 100% कैसे हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू जैसे उद्देश्य थे उसके हिसाब चलते चले जाए तो सब चीजें नॉर्मल हो जाए, हम लोग विकसित राष्ट्र बन जाए अचानक से, ऐसा नहीं हो पा रहा। तो शिक्षण हुआ। अब शिक्षण के बाद हमने क्या किया, हमने आपको कोई चीज बताई, ठीक है, टीचर ने आपको कोई चीज बताई। अब उसमें से आपका अचीवमेंट कितना हुआ, उपलब्धि कितनी हुई, कितना आपने लिया। हमने अचानक से मान लो हमारे पास बहुत सारी टॉफियां या कोई चीज ऐसे करके हमने अचानक से फेंक दी, तो अब दो ही हाथ तो हैं, थोड़ा बहुत बोर्ड तुम्हारे गिर जाएगा, थोड़ा बहुत मतलब हाथ में आ जाए कुछ आ जाए, लेकिन पूरा तो नहीं ले पा रहे हो ना। तो उदाहरण करके बता रहे, तो ऐसे ही शिक्षण किया गया। उस टाइम जरूरी है कि आप हमारी तरफ आए कांटेक्ट करें, ये इसका क्या गारंटी है कि मतलब अंदर से भी आप नहीं हो। तो 45 मिनट की क्लास में आप 45 मिनट तक यहाँ पे हैं, इसकी क्या गारंटी है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब आपके दिमाग में सेट है कि आज हमको एक जगह कहीं जाना है, कुछ काम बताएगा, दिमाग बार बार चल रहा, टाइम हो गया, अरे सर छोड़ ही नहीं रहे, 5 मिनट ज्यादा ले लिया, हम सोच रहे थे जल्दी छूट जाएगी, तो टीचिंग नहीं हो रही। टीचर तो टीचिंग कर रहा है, तो वो उपलब्धि पूरी हो रही, क्या होना चाहिए, जितना फेंके पूरा पहुंच जाए, ऐसी मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। क्यों गिर रहा है वह शिक्षण पूरा, तो यानी कि उसमें क्या होगा, उसकी जो उपलब्धि है, उपलब्धि जो आ रही है, ये उपलब्धि कहां तक पहुंची, 100% था, 100% था, सब हम लेके तो ही चल रहे हैं, भाई बताया तो पूरे जाता है। उपलब्धि के बाद अब इस उपलब्धि की जांच के लिए, मूल्यांकन के लिए हम लोग उपलब्धि परीक्षण करेंगे, ये देखने के लिए कि वास्तव में कितना हुआ, कितना बच्चा कहां तक पहुंचा। तो ये जो उपलब्धि परीक्षण है, अब इसमें जितना बच्चा ने अचीव किया होगा वो मतलब एक्सटर्नल वेरिएबल, और जो वेरिएबल है वो तो काम करेंगे। किसी का मानसिक बौद्धिक स्तर कमजोर है, इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से टीचर को पढ़ाना चाहिए, उसने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। भाई 3 बच्चे बैठे हुए हैं तो तीनों का मानसिक बौद्धिक समझने का स्तर, सारी चीजें भिन्नता है भाई, व्यक्ति भिन्नता है, सब लोग अलग अलग होते हैं। कोई जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा सा देर से सीखता है, कोई सीख जाता है, कोई सीख ही नहीं पाता है, भाई प्रयास करता रहता है, नहीं सीख पाता है। अब आप एक साथ कितने लोग हाई स्कूल और इंटर में पढ़ाई करते करते किसी पढ़ाई छूट गई होगी, कोई कहीं चला गया होगा, कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक, कितने लोग भी आपके पीजी तक पहुंचे होंगे, कितने लोग क्या कर रहे होंगे। तो ये सिस्टम है, तो वो इसमें छूटते चले जाते हैं। तो इस उपलब्धि परीक्षण का मतलब ही है कि हमने जो शिक्षा के उद्देश्य बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग जो करिकुलम जो तैयार किया गया, उसके अकॉर्डिंग जो टीचर को ट्रेनिंग दी गई, और उसके अकॉर्डिंग जो टीचर ने पढ़ाया मतलब शिक्षण कराया,
उसमें से कितनी उपलब्धि हमने अर्जित की, ज्ञान का अर्जन कितना हुआ, इसका मूल्यांकन करना ही उपलब्धि परीक्षण है। हमने पढ़ाया आपको, अभी हम आपका क्या 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भाई ओरल हमने पूछ लिए, या हम लिखित में दे दें, उससे पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर, आप कितने नंबर आए। अब जैसे इनके मान लो सपोज दैट कम आए, तो हमें मालूम है कि ये आए नहीं बहुत दिन, तो कारण कुछ भी हो सकता है। कारण इसका कारण का मतलब पिछले बार का कारण ये जरूरी नहीं है कि मतलब एक ही कोई कारण हो, कारण कई हो सकते हैं भाई। कोई बच्चा एडमिशन लेट लेता है, कोई बच्चा जो है मतलब गैप कर देता है, कोई बच्चे का मानसिक बौद्धिक स्तर ही थोड़ा सा डाउन होता है। तो आप अगर उसमें अगर पढ़ेंगे तो बच्चे के बहुत सारे इस तरीके के व्यवहार सामने आते हैं निकल के। उपलब्धि परीक्षण, अब उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से जो भी चीजें आएंगी भाई, जो बच्चे सही हैं तो ठीक है, बाकी जिन बच्चों के नंबर कम है या क्या है, वो हम ओरल टेस्ट के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से हम कमियों को जानेंगे और वही क्या होगा, वही हमारा निदानात्मक होगा, मतलब वही डायग्नोस्टिक होगा। और निदानात्मक के माध्यम से ही जो है जो चीजें निकल के आएंगी कमियां, उनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे, उपलब्धि मतलब दोबारा फिर शिक्षण करेंगे, ठीक है। और उसमें से ही आप सही कह रहे हैं कि उसमें से ही जो विशेष बिल्कुल बच्चे हैं जिनको, तो उनके लिए एक अलग प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, बल्कि हम उपचारात्मक शिक्षण ही बोलेंगे उसको, है तो शिक्षण ही, बस इसका नाम चेंज हो गया केवल। अभी क्या है कि हम ऐसी पढ़ाई चल रही है, फिर हम देखेंगे कि कुछ बच्चों को सुनाई कम पड़ रहा है, कुछ बच्चों को दिखाई कम पड़ रहा है, कुछ बच्चों का किसी भी प्रकार का लेवल का, तो उनको सबको अलग बैठा के एक एक्स्ट्रा क्लास करा दी, उनसे पूछ लिया कि तुमको क्या क्या समस्या है। तो इस तरीके ये पूरा जो है सिस्टम इसमें होता है, तो जरूरी नहीं 100% ही पूरा हो। हाँ, उपलब्धि परीक्षण ठीक है, बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। देखिए, शिक्षण के उपरांत अर्जित ज्ञान के मूल्यांकन हेतु, अर्जित ज्ञान के मूल्यांकन हेतु जो परीक्षा ली जाती है उसे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। हाँ, समझ वही आ गया होगा, जो परीक्षा ली जाती है उसे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। देखिए, चूंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए, वैसे तो जनरली हम देखें तो जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं, चाहे ओरल टेस्ट हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, हाइपरली, ये सब उपलब्धि परीक्षण का ही परिणाम है। मतलब उपलब्धि तो बच्चे की जांचते हैं, पर परीक्षा करना कराई जाए, बच्चा क्यों पढ़ेगा या क्यों मेहनत से पढ़ेगा। बच्चा कुछ भी छूटा हुआ होता है तो लास्ट में वो अपना किसी भी तरीके से पढ़ने का प्रयास करता है, उसे मालूम है कि भाई हम तभी एग्जाम वगैरह हम दे पाएंगे, कर पाएंगे। तो ये उपलब्धि का ये थोड़ा सा मामला होता है। अच्छा, इसमें भी 3 पक्ष हैं, मतलब इस तरीके से निदानात्मक पक्ष, मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं, और उपचारात्मक पक्ष, और उसके बाद मूल्यांकन तो कंटिन्यू चलते रहेगा। मतलब हम एक बार यहाँ पहुंचने के बाद फिर मूल्यांकन करेंगे, मतलब मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण माध्यम से ही करेंगे, फिर इस तरह की चीजें आ सकती हैं। और जब तक हमारा पूरा बिल्कुल सही नहीं हो जाएगा तब तक ये चले, मतलब तब तक ये चक्र हमारा चलता रहेगा। ये शिक्षण का तरीका होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है, देखा है कि नहीं देखा है हम लोगों ने, वो एक अलग चीज है, लेकिन शिक्षण का तरीका यही होना चाहिए। मतलब जो निदानात्मक पक्ष है, जो निदानात्मक परीक्षण याद होता है, इसका एक रीजन ये भी है कि टीचर जो है बच्चे का पूर्व ज्ञान भी जानता है, और बच्चे के जो नेचुरल जो बिहेवियर हैं, जो व्यवहार उसकी भी जानकारी प्राप्त करता है। मतलब निदानात्मक परीक्षण में मतलब निदानात्मक क्यों किया जाता है, तो निदानात्मक किया जाता है बच्चे का पूर्व ज्ञान जानने के लिए, और बच्चे के क्या व्यवहार हैं उनमें मतलब उसके क्या, मतलब नेचुरल उसके बिहेवियर क्या है, उसका भी ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं।
प्रीवियस नॉलेज और इंटर्निंग बिहेवियर। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ये पूर्व ज्ञान जब हम जान जाते हैं तो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान का हम लोग रिलेशन जल्दी से स्थापित कर लेते हैं। बाकी जो निदानात्मक पक्ष है या जो निदानात्मक परीक्षण है, ये बेस है किसका? उपचारात्मक परीक्षण का। किसी भी प्रकार का, अब आप समझ ही रहे होंगे कि किसी प्रकार का उपचारात्मक परीक्षण हो ही नहीं सकता जब तक निदानात्मक परीक्षण ना हो। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है कि निदानात्मक और उपचारात्मक से पहले से, तो आप सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि स्टेप बाय कि पहले निदानात्मक ही होगा, पहले कमियों को जाना ही जाएगा। जैसे हमने आपको बताया कि डॉक्टर पास आप जाते हैं तो डॉक्टर पहले तो कमियां जानता है ना, कुछ ओरली आपसे पूछता है, कुछ आप बता नहीं पाते हैं तो वो तो आपका ब्लड का सैंपल लेके उसके माध्यम से करता है, तो वो तो डायग्नोस ही कर रहा है ना, कमियां जान ही रहे ना, फिर रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन जैसा आता है उसके अकॉर्डिंग फिर वो उपचार शुरू करता है। तो ये तो सीधी बात है कि निदानात्मक और उपचारात्मक, निदानात्मक परीक्षण ही बेस है उपचार करने का। क्योंकि डॉक्टर के लिए भी देखिए सीधे सीधे जैसी जैसी रिपोर्ट आती है, जैसे जैसा जो कुछ होता है उसी के हिसाब से दवा वो लिखता है। भले वो रिपोर्ट जो है किसी मतलब धोखे से बदल जाए, गलत हो जाए, तो वो भले गलत उपचार शुरू हो जाए, लेकिन बेस क्या होगा? बेस होगी वो रिपोर्ट, वो जांच, वो बातचीत। इसके बाद आप लोग शिक्षण के सूत्र लिख लीजिए। शिक्षण सूत्र वैसे तो हमने ऐसे ओरली बताए थे लेकिन नोट नहीं कराए थे। शिक्षण सूत्र लिख लीजिए, टीचिंग फार्मूलाज। ऐसे डायरेक्ट लिखते जाइए, कुछ भाषा लिखाने की आवश्यकता नहीं है। पहले लिख लीजिए, पॉइंट वाइज कर लीजिए। सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल या कठिन की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सेकंड है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। नहीं, ज्ञात, ज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर। भाई जैसे कि आपको ज्ञात होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो इसको आप, ये तो आपको ज्ञात है, लेकिन जो सर्वसंख्या आपको सॉल्व करनी है ट्रिग्नोमेट्री, वो अज्ञात है। इसको आपने उसमें लगा के सॉल्व करने लगे, तो ये ज्ञात से अज्ञात है। किसी भी इस टाइप की चीज, किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का मान दिया गया है, क्या है? दो कोणों का मान ज्ञात है, तीसरे को निकाल सकते हैं ना। तो बस वही उसी तरीके से ज्ञात से अज्ञात। अगला लिख लीजिए, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। रॉबर्ट स्पेंसर ने एक बात कही थी, आवर लेसन शुड स्टार्ट फ्रॉम द कंक्रीट एंड एंड इन द अब्स्ट्रैक्ट। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब ही बताया, स्थूल भाई जो हमें वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, हम जिन पे विचार कर सकते हैं, ये सब स्थूल है। और सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म वही है कि जो मैथमेटिक्स में या फिलॉसफी में या किसी माध्यम से जो हम चिंतन करते हैं, समस्याओं का समाधान हम लोग खोजते हैं अपने मन में, उसके कोई फिगर है, उसकी कोई मूर्ति, उसके कुछ नहीं बनता, वो अमूर्त प्रकार का चिंतन होता है। मतलब उसको मूर्त से अमूर्त भी बोल सकते हैं। इसके बाद है पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। पूर्ण से अंश की ओर, ये क्या होगा कोई बताएगा? पूर्ण से अंश की ओर। हाँ, ऐसे उदाहरण भी बताओ और साथ में ये भी बताओ कि कौन सा मतलब कौन सी लर्निंग थ्योरी है जिसमें पूर्ण से अंश की ओर हम लोग चलते हैं, वो भी बताओ।
मैप बताया गया था, तो सबसे पहले इंडिया का पूरा मैप दिखाया गया था। ठीक है। इसके बाद फिर धीरे धीरे अंदर टॉपिक वाइज गया कि हिंद महासागर का है, प्रशांत महासागर का है, हमारी राज्य का है, ऐसे। ठीक है, ठीक है। मतलब ये तो खैर आपने मतलब अच्छा बताया, मतलब अच्छा उदाहरण दिया, मतलब समझने के लिए बहुत अच्छा है। मतलब बहुत छोटे लेवल बच्चा अगर पूछ देगा कि पूर्ण सेंस, तो आप अच्छे समझ में आ जाएगा। आप अपने लेवल से बताइए, मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल का प्रयोग करते हुए बताइए कि पूर्ण सेंस क्या होगा, और कौन सी लर्निंग थ्योरी है, कौन सी लर्निंग थ्योरी है, सीखने का कौन सा सिद्धांत है जिसमें ये लगता है, बताइए। क्योंकि हमने भी बताया, शायद आप नहीं तब थे मतलब जब बताया होगा। हमने आपको बताया था कोहलर का सिद्धांत बताया था, कोहलर का कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेटास गेटास थ्योरी ऑफ कोहलर, कोहलर का समग्र विकास का सिद्धांत, कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, तो कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या बताया था? हमने बताया कि आपके मस्तिष्क में अचानक से जैसे सूज का उत्पन्न होना। हमने बताया कि आपको अचानक से आंखों में पट्टी बांध के किसी बंद कमरे में अगर कर दिया जाए और उसके बाद उसमें अंधेरा हो, तो उसके बाद आप पट्टी खोल दी जाए, उसके बाद आपको पूर्ण मतलब पूरा सब दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, ये आपको सोचना है। समग्र मतलब समग्रता के साथ, समग्र मतलब आप एक साथ सब देख रहे हैं उसका। अब आपको इसमें व्यवहार की नहीं भाई, सिद्धांत सीखने के लर्निंग के दो थ्योरीज होती हैं। लर्निंग के दो ही सिद्धांत बने ही हैं आज तक। पहला व्यवहारगत सिद्धांत, बिहेवियरल थ्योरीज, और दूसरी होती है संज्ञानात्मक थ्योरीज यानी कि इनसाइट थ्योरीज। तो इनसाइट थ्योरीज में एक केवल कोहलर का मिलता है, और जो बिहेवियर थ्योरी है उसमें आपका स्किनर का, पावलव का, कोहलर का, थॉर्नडाइक का बहुत कुछ मिलता है। चूहे पे, बिल्ली पे और कुत्ते पे सब पे मिलता है। लेकिन जो चिंपैंजी पे जो किया गया है वो अंतर्दृष्टि का है। कि हमने आपको बताया कि उसने क्या किया गया कि भाई उसको फल टांग दिए गए और वहां पे कुछ डब्बे रख दिए गए और वो भूखा था। तो अब उसके पास कुछ भी नहीं, कोई समस्या का समाधान नहीं, फल खाने हैं, करना खुद है। तो समग्रता से ये समग्रता है कि पूरे चारों तरफ देखेगा, सोचेगा, खोजेगा क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। घर में भी कई बार ऐसा होता है, हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं कभी कभी चीजों का समाधान करने के लिए, तो वो देखेगा, करेगा। तो ये समग्रता है, ये पूर्ण है। और अंश क्या है? अंश ये है कि किसी वो डिब्बों को रखे, उसको चढ़ के फल को तोड़ लेता है। तो यानी कि वो पूरी समग्रता से पहले विचार करता है कि हम चारों तरफ कोई चीज ऐसी पड़ी, क्या पड़ी, कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे। ठीक है। दूसरा प्रयोग छड़ी वाला किया गया कि उसको एक बंद पिंजरे में रख दिया गया, बस उसमें दो तीन छड़ियां ऐसे डाल दी गई जो छड़ी मतलब जोड़ी जा सकती थी आपस में, और थोड़ी दूर पे केले डाल दिए गए, इतनी दूर पे कि वो छड़ियां जोड़ दी जाएं तो हो सकता है। तो सबसे पहले वो उससे भूख लगती है और केले देखता है, तो सबसे पहले उसका समग्रता से विचार करता है, यानी कि पूर्ण पूर्ण मतलब ये पूर्ण है, पूरे विचार करता है। उसका सोचता है कि एक घंटे से करता है तो पहुंचता ही नहीं, उसका फिर दिमाग लगाता है क्या करना क्या करना करता है, फिर उसको किसी तरीके से उसको जोड़ता है। वो अच्छा हमने बताया कि जुड़ जाता ही है, जैसे ये इसमें फंस जाता है ऐसा सिस्टम था, उसने जोड़ लिया, फिर पहुंचा, उसने कर लिया। तो ये पूर्ण से अंश है कि पूर्ण का मतलब ये है कि आप समग्रता से पूरा विचार करते हैं, उसका किसी एक पॉइंट पे जो चीज जहां पे हमें सिखानी वहां पे पहुंचना, ये लर्निंग की थ्योरी है पूर्ण से अंश की ओर, मतलब सॉरी टीचिंग फार्मूला है। इसके बाद है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन। इसके बाद है विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। इसके बाद है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस।
तो मेनली यही है, और भी बहुत सी चीजें हैं वैसे तो लेकिन मेनली यही है। जैसे एक है मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, लिख लीजिए, लेकिन ये उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। परिचित से अपरिचित, familiar to unfamiliar, familiar to unfamiliar। अच्छा ये बताइए, ये प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? मतलब हम लोग टीचर अगर बनते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें भाई एक तो लेक्चर हो गया, लेक्चर किस तरीके से दिया जाएगा, विवरण कैसे किया कराया जाएगा, स्पष्टीकरण कैसे कराया जाएगा। तो ऐसे ही इसमें प्रश्न तो पूछने की तो परंपरा हमेशा से रही है। हम लोग अगर दार्शनिकों की बात करें तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी की बात करें तो सुकरात की बात आती है, और सुकरात ऐसे दार्शनिक थे, उन्होंने प्रश्न विधि को दिया था। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्रश्नोत्तर विधि किसकी है? सुकरात की है। ठीक, उनके शिष्य आए प्लेटो। प्लेटो की कौन सी विधि? डायलेक्टिक अप्रोच है। प्लेटो की वाद विवाद विधि है, वाद विवाद विधि। और उसके बाद उनके भी एक शिष्य है अरस्तु। अरस्तु की आगमन निगमन विधि थी। तो ये विधियां थी। तो हमारा तो मूल जो प्रश्न था वो तो ये था कि प्रश्न मतलब जो क्वेश्चनायर जो तैयार करी जाती है वो कितने प्रकार की होती है, ये कौन बताएगा? क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं या लिखित में, मौखिक में, कहीं पे भी कुछ भी, तो आप अपना दिमाग चलाइए इसमें, आप दिमाग को जागृत करिए अपने। हाँ, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक जनरल वे में हो गया। हाँ वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, मतलब सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और हम लोग इसको ही जो बोलते हैं कि प्रश्नावली, क्वेश्चनायर के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार की होती है। एक तो बंद प्रश्नावली, दूसरी खुली प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली का मतलब ये है कि जिसमें आपने पहला बताया जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो। बंद का मतलब है कि उसमें आपके विचारों के का कोई स्थान प्राप्त नहीं है, बल्कि जो उसका आंसर है वही आपको देना है। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? ये प्रश्न। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न। बताओ दोनों का आंसर। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? बताओ। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? एक किसी का तो जवाब दो। बाकी जितने क्वेश्चन पूछे इनके आंसर हम कभी पूछेंगे आप लोगों से। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और हम ये पूछें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नीतियां कैसी थी, उनका कार्यकाल कैसा था, तो ये प्रश्न कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव।
यानी कि ये बंद है जिसका आंसर दो 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 प्लस दो कितने होंगे? दो दो कितने होते हैं? चार होते हैं। तीनों लोग यही बताओगे ना। और हम अगर ये पूछें अगर कि अकबर की हिंदुओं के प्रति कैसी नीतियां थी, तो ये सब्जेक्टिव, ये हो गई खुली, क्योंकि इसमें विचार खुले हुए हैं। हम पॉजिटिवली बताएंगे, आप नेगेटिवली बताओगे। हम पॉजिटिवली नेगेटिवली हम आलोचनात्मक और समालोचनात्मक दोनों पक्षों को लेकर बताएंगे। हम टिप्पणी टीका टिप्पणी ज्यादा करेंगे, हम ज्यादा नकारात्मक बताएंगे, हम सब गलती बता देंगे कि नहीं हिंदुओं के प्रति उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, क्या था। तो ये स्वतंत्र है, खुली है। तो प्रश्नावली दो प्रकार की होती है। तो टीचर को बेसिकली दो ही तरीके की मतलब इसमें लेके चलने पड़ते हैं। और ऑब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ में या बंद प्रश्नावली में कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, क्या क्या होता है बताओ। आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव ही पढ़ा अभी तक बंद में, और नहीं पढ़ा कुछ? पढ़े सब है आप लोगों ने? वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रू फॉल्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है। वन लाइनर भी अगर ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मान लो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो वो वन लाइनर हो जाएगा, मतलब उस तरीके से वन लाइनर लगभग वही होगा, ठीक है। और इसके अलावा मिलान करने वाले आप मैचिंग वाले, ट्रू फॉल्स वाले, अरेंज करने वाले। तो अब आप बस यही हम चाह रहे, अब आप पकड़ लिया। तो ये सारे कैसे हैं, ये सब बंद प्रश्नावली से संबंधित हैं। अब खुली वाली क्या होता है, खुली वाली में हमें लिखना ही पड़ता है, हमें करना पड़ता है अपना, हाँ अपना वो नहीं चलता उसमें, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हम शिक्षण कर रहे हैं तो शिक्षण में व्याख्यान और भाषण में क्या अंतर होगा? स्पीच और लेक्चर में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि जो दोनों जनरली तो एक ही लगते हैं, टीचर आया आके पढ़ा के चला गया, अंतर हो गया। कौन सी? ठीक ठीक ठीक। बताओ, तुम बताओ। ठीक, तुम बताओ। लेक्चर में तो ज्यादातर नहीं, मतलब यही सुना है कि उसमें बच्चे को समझ में आए या ना, टीचर अपना लेक्चर देता है। बस यही चीज हम आपसे, आप बताओ, आप कुछ बताओ। क्या लेक्चर बस दे के चला जाता है, तो समझ में आए चाहे ना, कोई मतलब नहीं, यही सुना है तुमने भी? बस ठीक, ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो ये धारणा है कि जो टीचर आया और टीचर पढ़ा के चला गया और उसी लेक्चर बोलते हैं और वो लेक्चर देके चला गया, उसे दुनियादारी उसका मतलब नहीं। तो ये जो धारणा हमारे अंदर है या ऐसा जो होता है, वो टीचर गलत करते हैं। गलत मतलब वो लेक्चर विधि पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ाते कैसे? भाषण विधि से। वो भाषण विधि है। भाषण विधि का मतलब ये हो गया कि नेता जब भाषण देते हैं या कुछ करते हैं तो क्या वो उन्हें माइक के सामने शुरू कर दिया भाषण। हम लोग कहते हैं अरे भैया भाषणबाजी बंद करो, मतलब कुछ भाषणबाजी बंद करो, मतलब कुछ पूछ रहे नहीं हो, बता रहे नहीं हो, भाषण दे रहे हो, अपने ही ज्ञान को केवल बखान केवल कर रहे हो। तो नेता है कोई भी जब मंच पे कहीं भी बोलता करता, वो भाषण है। और वो लेक्चर मतलब स्पीच लेक्चर तब हो जाता है जब उसमें बीच बीच में प्रश्न पूछे जाएं, बीच बीच में समस्याएं उजागर करी जाए, उन समस्याओं का समाधान किया जाए। यानी कि एक भाषण विधि में साथ में वादविवाद विधि भी अगर चलती रहे, प्रश्नोत्तर विधि भी चलती रहे, तो वही भाषण जो है वो लेक्चर तक रूप ले लेता है। लेक्चर 2 वे होना चाहिए। वेरी गुड। मतलब मेन चीज यही है कि लेक्चर जो है 2 वे होगा और भाषण जो हमेशा 1 वे होता है। भाषण में क्या, भाषण में बस पूरा भाषण दे दिया बस चले गए, तो मतलब ही नहीं। लेकिन लेक्चर में नहीं होगा। लेक्चर में बच्चों के सामने जो लेक्चर आपने दिया, आपने बताया कि पौधे का जो निर्माण, पौधे के जो भाग हैं उसमें जड़ होता है, उसमें तना होता है, उसमें पत्तियां होती है, उसमें फूल फल होते हैं, ठीक है। उसमें छोटी इकाई कोशिका सब बता दिया।
तो बच्चा उसमें पूछेगा सर ये जड़ क्या होती है, सर ये तना क्या होता है। नहीं, आफ्टर लेक्चर ही होगा, लेकिन फाइनली पूरा लेक्चर के बाद अगर होगा तो बच्चा भूल जाएगा ना तब तक। आप लेसन प्लान जब बना के ले जाते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं कि एक पूरा लेक्चर पूरा कथन कर लिया। आप क्या करते हैं, प्लान बनाए नहीं होंगे लेकिन आप लोगों ने, आप लेसन प्लान टीपे भी होंगे तब भी देखा होगा ना कि कुछ क्वेश्चन दिए, फिर कुछ कथन, फिर कुछ क्वेश्चन, फिर कुछ कथन। ऐसा नहीं होगा कि पूरा से कथन कर दिया सीधे इकट्ठा। आप जाओगे, आप अगर पौधे का के बारे में बताओगे तो पौधे का के भागों के बारे में बताओगे, फिर अलग अलग उसको एनालिसिस करोगे, उसके बाद फिर उसकी उपयोगिता बताओगे। तो ये सारी चीजें जो हम हेडिंग अलग अलग करेंगे, इनके बीच में क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, या बच्चे हमसे क्वेश्चन करेंगे, बच्चे पूछेंगे कि ये बताइए, ये बताइए। कथन इसीलिए, मतलब ये टीचिंग का ही एक पैटर्न है। पूछा जाएगा आपसे कि अगर आप शिक्षण के दौरान आपके जो कथन है वो कैसे बड़े होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, या कथनों के बीच में प्रश्न होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो कथन हमेशा छोटे छोटे होने चाहिए। भाई बच्चा कैसे एक्सप्लेन, आपने किसी चीज को एक्सप्लेन किया, आपने किसी चीज का लेक्चर किया और बहुत बड़ा कर दिया, तो वो तो कॉपी पे तो लिख नहीं रहा है, दिमाग में वो जितना सुन रहा है उसका 70-80% वैसे पहुंच ही वैसे रहा है। किसी भी टीचर का कम्युनिकेशन इतना स्पष्ट नहीं हो सकता है कि वो 100% पहुंच जाए। 10% तो वहीं से पहले तो हो गया गड़बड़। 10% वाले सबसे पीछे बैठा हुआ है, उसके समझ में, वो तो अगल बगल वाले देख के किसी तरीके लिखे ले रहा है, सोच रहा है कौन आफत मोल ले, फालतू मत पूछो। तो 10% रहे, 20% ऐसे चला गया। हमारे कान सुनते हैं और हाथ हमारे लिखते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कान से सीधे कंधे से सीधे चला आता है कुछ लोगों का लिखना, नर्वस सिस्टम सीधे डायरेक्ट, मतलब क्यों फालतू, पहले दिमाग तक पहुंचाओ। सीधे एक काम करो, पहले वहां से अप्रूव मत कराओ, सीधे सीधे ऐसा करो, सीधे यहीं से नर्वस सिस्टम यहां सुन के सीधे यहीं चला गया। एक क्या होता है कि हमने सुना और दिमाग में उसको घुमा के फिर हाथ से आया जल्दी से, उसमें थोड़ा आलसपन होता है। हम लोग मोस्टली जब सुनते हैं, लिखाया जाता है तो लिखने फोकस होता है, पहले लिख लो, पहले पढ़ तो बाद में मिलेंगे। तो ये जो दिमाग से घुमा के करते हैं उनके पास तो 100% पहुंच रहा है, मतलब 20% हमने वैसे माइनस कर दिया, 80% पहुंच रहा है। लेकिन जो कंधे से आ रहा है उनके पास 30-40% पहुंच रहा है, वो केवल लिख रहे हैं, लिखने फोकस है, तो पूरा तो वैसे भी नहीं हुआ। तो अब क्या होगा कि अब बच्चे, आपने पूछ दिया क्वेश्चन उसी बच्चे से, अब वो क्वेश्चन अगर इस 40% में से तो बता पाएगा, लेकिन जो इधर वाले 60% या 40% में से है तो बच्चा मना करेगा। फिर आप टीचर के तौर पे आप बच्चे को बताओगे कि हम क्या बताना चाह रहे थे, क्या नहीं बताना चाह रहे थे। ये चीज है, ठीक है। चलिए फिर कल क्लास होगी आपकी। कल क्वेश्चन आंसर ही कराएंगे, थोड़ा सा कम से थोड़ा बहुत बच्चा क्वेश्चन आंसर ही कराएगा।